तो एपिसोड 8 की शुरुआत एली के घर से होती है, जहां रूफस एली से किसी के बारे में ये पूछ रहा होता है कि वो उनके घर में कितने दिन रहने वाला है। तभी एक टीनेज लड़का वहां आता है और दोस्तों ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रेंडाल का बेस्ट फ्रेंड और एली का हाई स्कूल बॉयफ्रेंड लूकस था। जी हाँ दोस्तों, एली लूकस से पूछती है कि पिछली रात की हाउस में जो सब भी हुआ उसमें कहीं लूकस का हाथ तो नहीं, और इसके जवाब में लूकस एली से कहता है कि अगर इन सब चीज़ों में किसी का हाथ है तो वो एली का है। खैर, की हाउस में टाइलर और किंजी नोटिस करते हैं कि नीना पिछली रात के इंसिडेंट्स के बारे में सब भूल चुकी है और वो थोड़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। नीना को लगता है कि टाइलर ने सैम को सेल्फ डिफेंस में मारा था और ये सब देखकर टाइलर किंजी को कहता है कि नीना फिर से शराब पीने लगी है। इसी बीच नीना को रैंडमली याद आता है कि वो मिरर रूम में कैसे फंस गई थी और शौक से वो अपने हाथ में पकड़े हुए मग को गिरा देती है, जिससे मग टूट जाता है। ये मग रेंडाल ने नीना को गिफ्ट किया था और इसके टूटने पे नीना काफी दुखी हो जाती है। एनीवेज, नेक्स्ट डे की हाउस में एली और रूफस आते हैं, जहां बॉडी डिसाइड करता है कि वो रूफस के घर जाकर खेलेगा। अब इस बात से एली थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसके घर पे लूकस था। एली के घर में लूकस बॉडी के सामने आता है और इससे रूफस नर्वस हो जाता है। एली भी लूकस के सामने आने पे इरिटेट हो जाती है, पर सब लूकस को रूफस के कजन के तौर पे बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। मीनवाइल की हाउस में नीना अपने टूटे मग को एक कपबोर्ड में रखकर उसे लॉक कर देती है और जब वो दोबारा उस कपबोर्ड को खोलती है तो उसे मग पूरी तरह से फिक्स्ड मिलता है। दोस्तों, ये वही कपबोर्ड है जिसकी की बॉडी को स्यूइंग मशीन में मिली थी और बॉडी को तब लगा था कि ये की मैजिकल नहीं है। खैर, इस बात से नीना काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो इसके बारे में किंजी को बताती है। नीना किंजी के सामने उसके सॉफ्ट टॉय को भी कपबोर्ड में रखकर फिक्स कर देती है और इस डिस्कवरी से एक्साइटेड होकर नीना काफी सारी चीजों को कपबोर्ड में रखकर देखती है कि इफ दे गेट फिक्स्ड। नीना किंजी से अचानक उस मिरर वाले रूम की बातें भी करती है और ये सब जब टाइलर सुनता है तो वो सजेस्ट करता है कि नीना को सारी मैजिकल चीजें इसीलिए याद आ रही हैं क्योंकि वो शराब पी रही है। टाइलर किंजी से कहता है कि अगर नीना ऐसे ही ड्रिंक करती रही तो उन्हें सारी इंसिडेंट्स याद तो आ जाएंगी, पर ये दोनों अपनी मॉम को ही खो देंगे। इसी दौरान डॉज एरिन को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में मिलती है क्योंकि डॉज हेड की को यूज करके एरिन के दिमाग में जाना चाहती थी ताकि वो ओमेगा की लोकेशन को जान पाए। असल में दोस्तों, रेंडाल एरिन का हाई स्कूल बॉयफ्रेंड था और एरिन से सब कुछ शेयर करता था, पर क्योंकि एरिन मेंटली अनस्टेबल थी इसीलिए डॉज उसके माइंड में खुद जाकर ये इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी। इसी बीच टाइलर और किंजी भी डिसाइड करते हैं कि वो फिर से सी केव्स में जाएंगे और सी केव्स में उन्हें वही ब्लैक डोर दिखता है। यहाँ टाइलर और किंजी एक पत्थर पर रेंडाल और उनके सारे दोस्तों का नाम लिखा हुआ देखते हैं और उनके नाम के ऊपर कीपर ऑफ द कीज स्क्रॉल किया गया था। इन सब नेम्स में टाइलर और किंजी को एरिन का नाम भी मिलता है और किंजी टाइलर को बताती है कि एरिन अब एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। टाइलर सजेस्ट करता है कि शायद एरिन के पास इस डोर को खोलने की कोई तरकीब होगी और किंजी डिसाइड करती है कि वो भी एरिन के पास जाएगी। इन द मीनवाइल डॉज हेड की को एरिन पे यूज करके उसके हेड में घुसती है और वो ये देखकर थोड़ी सरप्राइज थी कि एरिन का दूसरा वर्जन मटेरियलाइज नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हेड की को यूज करने पे आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और एक दूसरा वर्जन मटेरियलाइज करता है जो कि माइंड में जा सकता है। खैर, एरिन के माइंड में डॉज को एरिन और रेंडाल की वो मेमोरी मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि रेंडाल ने ओमेगा की को अपने माइंड में ही छुपा दिया था। तभी एक टीनेज एरिन डॉज के पास पहुंचती है और डॉज समझ जाती है कि एरिन का ब्रेन डेड नहीं बल्कि वो खुद अपने दिमाग में ट्रैप हो गई है। अब ये ऐसा कैसे हुआ ये तो शायद हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा, बट फॉर नाउ हम समझ पाते हैं कि एरिन इस तरह की हालत में क्यों है। डॉज एरिन के माइंड से चली जाती है और वो टीनेज एरिन को एरिन के माइंड में ही बंद कर देती है। एरिन के माइंड से निकलकर डॉज एनीवे की मदद से एली के घर जाती है और ठीक उसी समय किंजी एरिन के रूम में आ जाती है। एनीवेज, किंजी एरिन को बताती है कि वो रेंडाल की बेटी है और किंजी एरिन से बात करने की कोशिश करती है, पर एरिन बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक वर्ड कह पाती है, डॉज। जब किंजी एरिन के टेबल पर रखे रेंडाल और सभी दोस्तों के ग्रुप फोटो को दिखाती है तो एरिन फिर से सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, विच वॉज डॉज। तभी किंजी लूकस के पिक्चर की तरफ पॉइंट करता है और एरिन फिर से डॉज कहती है, विच सजेस्ट्स दैट लूकस वॉज डॉज।
इसी बीच एली के घर में डॉज एक की को यूज करके खुद को लूकस की शक्ल देती है और हम व्यूअर्स रियलाइज करते हैं कि डॉज ही लूकस है। जी हाँ दोस्तों, डॉज आइडेंटिटी की का इस्तेमाल कर रही थी जिसकी मदद से वो अपना रूप बदल सकती थी। इस की एक झलक हमने डंकन के मेमोरी में देख रखी है। दूसरी तरफ नीना उस कपबोर्ड की मैजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर काफी एक्साइटेड थी और वो रेंडाल के एशेज को उस कपबोर्ड में रख देती है क्योंकि नीना को लगता है कि इससे रेंडाल भी वापस जिंदा हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ऐसा करने से रेंडाल जिंदा नहीं होता और इस गुस्से में नीना एशेज के अर्न को तोड़ देती है। नीना खुद को ब्लेम करती है और तभी किंजी वहां आकर नीना को ज्यादा शराब पीने से मना करती है। एपिसोड 8 के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स टाइलर को देख पाते हैं जिसे रेंडाल की एशेज में ओमेगा की मिल जाती है। एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है और इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 6 महीने पहले एली एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें रेंडाल के मर्डर के बारे में लिखा गया था और इस आर्टिकल में सैम की एक फोटो भी होती है जिसमें एली सैम के रिस्ट पर ओमेगा सिंबल देखती है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एली मार्क को फोन लगाती है जिसके बाद मार्क खुद को फायर की से स्टैब करके मार देता है और दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने सीरीज के बिगिनिंग में देखा था। खैर ये फ्लैशबैक फिर 3 महीने पहले घटने वाली एक घटना को दिखाता है जिसमें एली रूफस के साथ डिनर कर रही थी और तभी वहां लूकस आ जाता है। लूकस एली को एक टास्क देता है जिसकी वजह से एली की हाउस में छुपके से जाती है और वहां के बेसमेंट को चेक करती है जहां एली को एक क्राउन मिलता है। पर तभी नीना एली को की हाउस में पकड़ लेती है और जैसा कि हम जानते हैं कि एली ने बहाना बनाया था कि वो रूफस के डॉल को की हाउस में खोजने आई थी। एली अपने घर जाकर लूकस को ये क्राउन देती है और हमें पता चलता है कि इस क्राउन का नाम क्राउन ऑफ शैडोज है। लूकस एली से इस क्राउन की के बारे में पूछता है और एली कहती है कि उसे की नहीं मिली। तभी जो रिजवे जो कि ग्लास डोर के थ्रू एली और लूकस के ऊपर स्पाई कर रहे थे वो लूकस की एक फोटो खींच लेते हैं और पिक्चर क्लिक करने की आवाज से जो लूकस और एली के द्वारा पकड़े जाते हैं। जो लूकस को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि लूकस तो कई साल पहले मर चुका था और दोस्तों इसे पिक्चर को दिखाने के लिए जो ने नीना को वो वॉइस मेल भेजा था पर इससे पहले कि वो नीना से बात कर पाते लूकस उन्हें मार डाला। जो को मारने के बाद लूकस एनीवे की मदद से एली के घर वापस चला जाता है और एली जो के घर से छुप कर भागने की कोशिश करती है क्योंकि तभी नीना जो के घर पहुंच गई थी। फिर जब एली अपने घर वापस पहुंचती है तो वो लूकस को गोली मारती है पर लूकस को कुछ नहीं होता और लूकस एली को टॉन्ट करता है कि वो तो पहले से ही मर चुका है और अब वो सिर्फ एक एको है जिसे मारना इम्पॉसिबल है। एनीवेज अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम भी देखते हैं कि बॉडी के इंसेस्ट करने पे किंजी और टाइलर बॉडी को डंकन की मेमोरीज दिखा रहे हैं जिसमें रेंडाल लूकस को मार देते हैं। बॉडी उनसे कहता है कि लूकस तो अब एली के घर पे रहता है पर एली का कहना था कि लूकस रूफस का कजन है। बॉडी डिसाइड करता है कि वो टाइलर और किंजी की मदद करेगा और इसीलिए वो रूफस के घर जाकर उसे कन्फ्रंट करेगा। इसी बीच एली के घर में लूकस एली को बताता है कि ओमेगा की रेंडाल ने अपने माइंड में छुपा दिया था तो एली को रेंडाल के एशेज चेक करने होंगे टू फाइंड द ओमेगा की। खैर की हाउस में हम देखते हैं कि रेंडाल के एशेज वाली अर्न अब टाइलर और किंजी ने फिक्स कर दिया था और नीना को इसके टूटने के बारे में कुछ भी याद नहीं क्योंकि नीना ने ड्रिंक्स करना फिर से छोड़ दिया था। इसी दौरान बॉडी रूफस के पास जाकर लूकस के बारे में पूछता है जिससे रूफस बॉडी को रिवील करता है कि लूकस एली और रूफस को डरा के रखता है और लूकस ने एली से चोरी भी करवाया है। रूफस बॉडी को क्राउन ऑफ शैडोज दिखाता है और बॉडी कहता है कि उसने क्राउन की हाउस में कहीं तो देखी है पर उसे फिलहाल उस की लोकेशन याद नहीं आ रही। अब इन घटनाओं के बीच एक छोटी सी प्लॉट पॉइंट ये आती है कि किंजी और टाइलर वो दोनों अपने दोस्तों को मैजिकल कीज के बारे में बता देते हैं। तो इसके बाद किंजी एली को कन्फ्रंट करती है और वो उससे लूकस के बारे में पूछती है। एली किंजी से कहती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और वो सिर्फ अपनी फैमिली की भलाई के लिए लूकस को हेल्प कर रही है। खैर एली रूफस को लेकर मैथिसन टाउन छोड़कर जाना चाहती है पर रूफस एली से कहता है कि बॉडी उनके घर आया था और उसने बॉडी को सब कुछ बता दिया है। रूफस एली को बताता है कि वो मैथिसन में रहना चाहता है और लूकस से फाइट करना चाहता है क्योंकि अब वो डर डर के जीना नहीं चाहता। रूफस एली को बचे हुए हिडन मैजिकल कीज भी देता है जिसे लूकस ने उनके घर में फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुपाया था और दोनों की हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो जब किंजी स्कूल में होती है तब एली का फोन किंजी को आता है और एली किंजी से पूछती है इफ दे कैन मीट एट की हाउस। एली की हाउस में किंजी टाइलर बॉडी और रूफस को समझाती है कि वो लूकस यानी कि डॉज से इतने साल बाद कैसे मिली और वो उन्हें यह भी बताती है कि बचपन में रेंडाल उस सी केव्स के ब्लैक डोर को लेकर ऑब्सेस्ड था।
एली उन्हें बताती है कि उस ब्लैक डोर को खोलने पे उस डोर के बियॉन्ड से कुछ ग्लोइंग बुलेट जैसी चीज लूकस को हिट करी थी, जिसके बाद लूकस एकदम चेंज हो गया। एली अब हेड की को यूज करके टाइलर और किन्जी को अपने मेमोरीज दिखाना चाहती है और वो बॉडी एंड रूफस को एली की बॉडी को गार्ड करने के लिए कहती है। तो हेड की को यूज करके एली टाइलर और किन्जी के साथ अपने हेड में जाती है, जहां उन्हें एली अपने दोस्तों की मेमोरीज दिखाती है। एली के मेमोरीज में हम देखते हैं कि सी केव्स में वापस आने के बाद जब सब की हाउस के बेसमेंट में सो रहे थे तो लूकस ओमेगा की डिमांड करने लगा था और इसी दौरान लूकस ने किम और जेफ को मार डाला। तभी लूकस को रोकने के लिए रेंडाल ने उस पर हमला कर दिया और इससे लूकस की मौत हो गई थी। और क्योंकि डंकन ने ये सब देख लिया था तो उन्होंने डंकन की मेमोरीज रिमूव करके उन जार्स में डाल दी थी, जो कि टाइलर और किन्जी को ग्रेवयार्ड के पास लगे पेड़ से मिली थी। रेंडाल, एरन, एली और मार्क का मानना था कि लूकस को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है, जो कि उस ग्लोइंग बुलेट जैसी चीज के थ्रू लूकस को इन्फेक्ट कर पाया था। रेंडाल, एरन, एली और मार्क ने जेफ, किम और लूकस की बॉडीज को क्लिफ से सी में फेंक दिया था और ये स्टोरी फैला दी थी कि उनकी मौत डूबने के कारण हुई। इसके अलावा उन्होंने एक पैक्ट बनाया था जिसमें सभी ने प्रॉमिस किया था कि वो इन कीज को दोबारा कभी नहीं यूज करेंगे। रेंडाल ने एनीवेयर की और ओमेगा की रख ली थी, एरिन ने हेड की को रखा था, एली के पास आइडेंटिटी और एको की थी और मार्क के पास फायर यानी कि मैच स्टिक की थी। बाकी के कीज को मार्क ने की हाउस में डिफरेंट जगहों पर छुपा दिया था क्योंकि मार्क सब में द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन था। इसी कारण जब एली का मार्क को फोन आया था तो मार्क ने खुद को मार दिया ताकि कोई भी उससे इन कीज की लोकेशन ना ले पाए। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान किन्जी और टाइलर जानना चाहते थे कि बड़े होने के बाद तो एडल्ट्स को इन मैजिकल कीज की मेमोरीज याद नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने नीना की हरकतों को देखा था जो कि सिर्फ शराब के नशे में की हाउस में घटने वाली मैजिकल बातों को याद कर पाती थी। तो अगर ये सच है देन एली, मार्क, रेंडाल और एरिन को इसके बारे में कैसे याद रहा? इसके जवाब में एली सिर्फ इतना कहती है कि उन्होंने सारी बातों को याद रखने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया था। अब इस तरीके के बारे में हमें सीरीज में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मैं इस सीरीज की थियरीज में आपको मेरी अपनी पॉसिबल वेज जरूर बताऊंगा। एनीवेज, एली इसके बाद टाइलर और किन्जी को एक और मेमोरी दिखाती है जो कि 1 साल पहले की थी और उस वक्त एली ने अपने अकेलापन के कारण एको की का इस्तेमाल किया था। एली लूकस को बहुत मिस करती थी और इसीलिए वो वेल हाउस में जाकर एको की का इस्तेमाल करती है, जिससे कि लूकस का एको मटेरियलाइज होता है और ये एको एली से बाकी की कीज की लोकेशन मांगता है। एली लूकस के एको को आइडेंटिटी की दे देती है, पर लूकस कहता है कि सिंस वो एक एको है तो वो वेल हाउस से बंधा हुआ है और वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। इन सब बातों से लूकस एली को मैनिपुलेट करता है और एली लूकस को बता देती है कि एनीवेयर की रेंडाल के पास है। दोस्तों, एनीवेयर की मदद से लूकस वेल हाउस के अंदर से ही एक डोर के थ्रू कहीं भी बाहर जा सकता था, पर एली को बाद में पता चलता है कि जो एको लूकस के फॉर्म में मटेरियलाइज हुआ है वो लूकस नहीं बल्कि एक डॉज नामक डीमन है। जी हाँ दोस्तों, ये डीमन लूकस से ब्लैक डोर से निकलने वाली बुलेट के थ्रू अटैच हो गया था और लूकस के मरने से ये डीमन भी उसके साथ मारा गया था। तो अब क्योंकि लूकस के एको को एनीवेयर की लोकेशन पता थी, इसीलिए वो पहले तो आइडेंटिटी की से खुद को डॉज का रूप देता है और फिर वो सैम को मैनिपुलेट करके रेंडाल से की को लाने की कोशिश करता है। मीनवाइल बॉडी को याद आ जाता है कि उसने क्राउन की कहाँ देखी थी और वो रूफस के साथ की हाउस के किचन में जाता है, जहाँ एक ड्रॉर में उनके घर की चाबियों का गुच्छा था और इसी में बॉडी को क्राउन की मिलती है। तभी एली, टाइलर और किन्जी भी एली के माइंड से वापस आ जाते हैं और बॉडी सबको क्राउन की दिखाता है। एली कहती है कि क्राउन ऑफ शैडोज उसके घर पे है, जो कि एली ने लूकस के कहने पर की हाउस से चुराया था। एली और रूफस क्राउन की लेकर अपने घर क्राउन ऑफ शैडोज लाने जाते हैं और वहां उन्हें लूकस मिलता है। लूकस एली और रूफस पे अटैक कर देता है, जिससे रूफस बेहोश हो जाता है और लूकस एली से क्राउन ऑफ शैडोज और उसकी की ले लेता है। लूकस उस की को क्राउन में लगाकर क्राउन पहन लेता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहां ढेर सारे शैडो मॉन्स्टर्स मटेरियलाइज होने लगते हैं। एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 10 यानी कि लॉक एंड की सीरीज की फाइनल एपिसोड की शुरुआत डॉज से होती है, जो कि क्राउन ऑफ शैडोज पहने हुए है और वो की हाउस की तरफ बढ़ रही है। डॉज के बॉडी से शैडो मॉन्स्टर्स जनरेट होते हैं और वो की हाउस के सामने रखे कार को उठाकर फेंक देते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये शैडो मॉन्स्टर्स सिर्फ अंधेरे में ही मटेरियलाइज कर सकते हैं और ये चीज़ों को छू भी सकते हैं। किन्जी, टाइलर और बॉडी डॉज के शैडो मॉन्स्टर्स को देखकर की हाउस में छिप जाते हैं और वो की हाउस के दरवाजे को बैरिकेड कर देते हैं, पर ये शैडो मॉन्स्टर्स की हाउस में फिर भी घुस जाते हैं क्योंकि कुछ रूम में लाइट्स ऑफ थी।
जब बॉडी, किंजी और टाइलर इस बात को रियलाइज करते हैं तो वो सारे रूम्स में लाइट्स ऑन करने में लग जाते हैं और तभी काफ़ी सारे शैडो मॉन्स्टर्स किचन में तोड़फोड़ मचा देते हैं क्योंकि डॉज ने उन्हें ओमेगा की को ढूंढने का ऑर्डर दिया था। एक शैडो मॉन्स्टर रेंडाल के एशेस वाले अर्न को खाली कर देता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो टाइलर को पकड़ लेता है टू आस्क द ओमेगा कीज लोकेशन। तभी बॉडी लाइट्स ऑन कर देता है और ये मॉन्स्टर एकदम से गायब हो जाता है। किंजी की हाउस के बेसमेंट में जाती है ताकि वो पावर स्विच को ही ऑन कर सके, पर बेसमेंट में काफी अंधेरा होता है जहां ये शैडो मॉन्स्टर्स किंजी पे अटैक कर देते हैं। किंजी मैचस्टिक और फ्लैशलाइट से खुद को बचा लेती है और वो पावर स्विच ऑन कर देती है। मीनवाइल डॉज बॉडी और टाइलर को अटैक करती है, पर बॉडी अपने टॉय लाइट सेवर में मैचस्टिक यानी कि फायर की को अटैच कर देता है और वो उससे डॉज को स्टैब कर देता है, जिससे डॉज के शैडो में आग लग जाती है और उसका शैडो एकदम से मेल्ट हो जाता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि बॉडी सबसे छोटा होते हुए भी इन सब में सबसे ज्यादा समझदार है। जब टाइलर, किंजी और बॉडी नीचे आकर देखते हैं तो उन्हें डॉज बेहोश मिलती है और किंजी डिसाइड करती है कि वो सी केव्स में जाकर ब्लैक डोर को ओपन करेगी और डॉज की बॉडी को डोर से बाहर फेंक देगी, क्योंकि असल में डॉज एक डिमोनिक इको है और उसे मारा नहीं जा सकता। पहले तो टाइलर किंजी के इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि टाइलर किंजी को याद दिलाता है कि लास्ट टाइम वहां जाने पर लूकस को एक डीमन पजेस कर लिया था, जिससे रेंडाल को लूकस को मारना पड़ा। पर किंजी टाइलर से पूछती है इफ ही हैज अ बेटर आइडिया। टाइलर और किंजी अपने दोस्तों को यानी कि स्कॉट, गेब, जैकी और एडन को हेल्प के लिए बुलाते हैं और वो लोग की हाउस में पहुंच जाते हैं। इसी बीच बॉडी एली के घर जाता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि एली और रूफस के साथ कुछ गलत हुआ है, वरना वो लोग क्राउन के साथ की हाउस आए होते हैं। खैर, टाइलर और किंजी अपने दोस्तों के साथ डॉज की बॉडी को लेकर उस ब्लैक डोर के पास पहुंचते हैं, पर किंजी लास्ट मिनट डोर को खोलने से कतरा जाती है और इस बार टाइलर उसे भरोसा देता है कि उन्हें अपने मिशन को अपने पिता रेंडाल के लिए कंप्लीट करना चाहिए। इसी दौरान टाइड के आने का समय भी हो चुका था, तो टाइलर किंजी से ब्लैक डोर को खोलने के लिए कहता है, पर डोर को खोलने से पहले किंजी सभी को वार्न करती है कि उन्हें ग्लोइंग बुलेट्स जैसी चीजों से बचना होगा, वरना उन्हें कोई डीमन पजेस कर सकता है। तभी डॉज होश में आने ही वाली होती है कि किंजी ओमेगा की मदद से ब्लैक डोर को खोलती है और टाइलर डॉज की बॉडी को डोर से उस पार फेंक देता है। इसी बीच काफी सारे ग्लोइंग बुलेट्स जैसी चीजें ग्रुप की तरफ फायर होती है और सभी उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जब ये बुलेट्स किसी को हिट नहीं कर पाती तो वो जमीन पे गिरती है और छोटे छोटे आयरन के पीसेज में तब्दील हो जाती है। तभी अचानक डॉज टाइलर को उस तरफ से पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी डॉज को डोर के बाहर धक्का देकर ब्लैक डोर को बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉडी रूफस को एली के घर पे बेहोश पाता है और वो 911 पे कॉल करता है। डिटेक्टिव मटुको वहां आते हैं और बॉडी से कहते हैं कि रूफस विल बी ओके। बॉडी जाकर रूफस को एम्बुलेंस में मिलता है और रूफस बॉडी से कहता है कि एली गायब है। जब बॉडी रूफस से पूछता है कि उनके घर में क्या हुआ था तो रूफस बॉडी को बताता है कि लूकस ने आइडेंटिटी की को यूज करके खुद को एक औरत यानी कि डॉज के रूप में बदल दिया था। की हाउस में पहुंचकर बॉडी टाइलर और किंजी से मिलता है, जो कि बॉडी को बताते हैं कि उन्होंने डॉज को ब्लैक डोर से फेंक दिया है, पर बॉडी उनसे बार बार पूछता है कि इफ दे आर श्योर, यानी कि जिसे टाइलर और किंजी ने ब्लैक डोर से बाहर फेंका है वो डॉज ही थी या कोई और। ट्रस्ट में मैंने ऐसे कि बॉडी सच में सबसे समझदार है, सच में मान लो इस बात को। बॉडी टाइलर और किंजी से एली के गायब होने वाली बात कहता है, पर टाइलर और किंजी बॉडी को कंसोल कर देते हैं। तो अगले सीन में ब्रेकफास्ट पे नीना सबसे कहती है कि वो की हाउस को बेचकर सिएटल में एक घर लेने की सोच रही है, पर टाइलर, किंजी और बॉडी नीना को कहते हैं कि अब उन्हें मैथेसन में अच्छा लगने लगा है। पूरी लॉके फैमिली रेंडाल के एशेस को सी में डालते हैं और सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो की हाउस में रहकर बाकी के मैजिकल कीज को गार्ड करेंगे एंड दे विल बी द न्यू कीपर ऑफ द कीज। इसके अलावा बॉडी रूफस को लेटर लिखकर उसके साथ कम्युनिकेट करता है। नीना डिटेक्टिव मटुको की एली को ढूंढने में मदद करती है और किंजी रिमेनिंग मैजिकल कीज को मैजिकल बॉक्स यानी कि बैलेरिना म्यूजिक बॉक्स में रख देती है, जिसकी की वो हमेशा अपने साथ रखती है। पर दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आती है जब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और ये फ्लैशबैक उस सीन की थी जब किंजी और गेब सी केव से पहली बार बाहर आए थे। अगर आपको याद हो तो गेब ने किंजी को डूबने से बचाया था और वो किंजी की तारीफ भी किया था। इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब किंजी वहां से जाती है तो गेब आइडेंटिटी की को यूज करके डॉज में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, गेब और कोई नहीं बल्कि डॉज ही थी और प्रेजेंट टाइम में हम गेब को मिस्टीरियसली स्माइल करते देख पाते हैं। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि टाइलर और किंजी ने फिर ब्लैक डोर के बाहर किसको फेंका, तो इस सवाल का जवाब हमें एक और फ्लैशबैक से मिलता है जब लूकस को क्राउन ऑफ शैडोज मिल गया था।
क्राउन ऑफ शैडोज को पाने के बाद लूकस ने आइडेंटिटी की मदद से खुद को डॉज में तब्दील कर दिया था और इसके बाद उसने एली को भी डॉज का चेहरा देकर उसे बेहोश कर दिया था। इतना ही नहीं, जब की हाउस में बॉडी ने डॉज को अपने टॉय लाइट सेवर में लगे मैचस्टिक की से स्टैब करके डॉज की शैडो मेल्ट कर दी थी, तब असली डॉज ने बेहोश एली को फ्लोर पे रख दिया था ताकि वो डॉज जैसी दिखे। यानी कि जिसे किंजी और टायलर ने ब्लैक डोर के बाहर फेंक दिया वो असल में एली थी। एंड मोर ओवर ब्लैक डोर से शूट होने वाली एक ग्लोइंग बुलेट एक्चुअली में एडन को हिट कर गई थी। और जब ऐसा हुआ था तो गेब और एडन दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल भी करते हैं। सीन अब प्रेजेंट में फिर से शिफ्ट होती है जहां एडन और गेब एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और एडन ढेर सारा खाना खा रही है। इस सीन से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अब डॉज अकेली नहीं थी, पर उसके साथ एक और डीमन हमारी दुनिया में आ चुका है जिसने एडन को पजेस कर रखा है। तो पहले एपिसोड की शुरुआत 11 साल पहले वाराणसी में होती है जहां एक पंडित और उसका बेटा एक आदमी की पूजा में मदद कर रहे होते हैं और बोट में घर लौटते वक्त वो पंडित बोट से गिरकर मर जाता है। पंडित के मौत के बाद उसका बेटा अघोड़ियों के पास जाता है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो उस लड़के को अपने पिता के खोने का कोई दुख नहीं था। खैर सीन अब प्रेजेंट को शिफ्ट होती है जहां निखिल नायर नाम का एक आदमी एफबीआई में फोरेंसिक साइंस का एक प्रोफेसर होता है जिसके पास उसका दोस्त अर्जुन आकर उससे एक केस में उसकी मदद मांगता है। निखिल एक बहुत ही उम्दा फोरेंसिक एक्सपर्ट था और उसे उसके काम से काफ़ी लगाव था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ नैना कुछ खास खुश नहीं थी क्योंकि निखिल अपने काम को अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। मीनवाइल इंडिया में एक मास्क पहना हुआ आदमी एक औरत की बुरी तरह से हत्या कर देता है और वो बॉडी को कुत्तों के पास छोड़ आता है। निखिल को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स थे और निखिल इन्हें अपने दोस्त लोलार्क को भेज देता है जो कि सीबीआई के लिए काम करता था। इस लोकेशन पर लोलार्क को एक बुरी तरह डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है जिस पर एक मास्क लगाया हुआ था। ऐसे कोऑर्डिनेट्स निखिल को थर्ड टाइम मिले थे और पहली दो बार भी कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने पर सीबीआई को डेड बॉडीज ही मिली थी। इस केस पे सीबीआई के टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट धनंजय राजपूत और उनकी कलीग नुसरत काम कर रहे होते हैं जो नोटिस करते हैं कि सारे डेड बॉडीज में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को काट लिया गया है और किलर धनंजय राजपूत और डीजे को टॉन्ट करते हुए एक सीडी भेजता है जिसमें वो हिंदू मिस्टिसिज्म की बातें करता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि निखिल पहले सीबीआई में काम करता था पर वो डीजे की वजह से सीबीआई से रिजाइन कर चुका था। एनीवेज लोलार्क को किलर के द्वारा इस्तेमाल की गई कार मिलती है और डीजे इसे इंस्पेक्ट करने जाता है पर कार को खोलते ही कार में आग लग जाती है। डीजे अपने घर लौटता है जहां उसे अपनी वाइफ संध्या के सेलफोन से टेक्स्ट आता है और उसने डीजे के लिए एक सरप्राइज भेजा था। डीजे को घर के बाहर एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव होती है और इसे प्ले करने पर डीजे देखता है कि सीबीआई को मिली रीसेंट बॉडी और किसी की नहीं बल्कि डीजे की वाइफ संध्या की ही थी। पहले एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की कहानी 18 साल पहले वाराणसी में होती है जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक बच्चा अघोड़ियों के पास जाता है। इस बच्चे का नाम शुभ होता है जिसे उसके पिता राधाचरण असुर कह के बुलाते थे क्योंकि शुभ के पास मिरेकलस गिफ्ट्स थी, जैसे कि वो किताबों के पन्नों को देखकर ही सब पढ़ लेता था और उन्हें याद भी कर लेता था। शुभ की माँ उसके जन्म के बाद ही मर चुकी थी जिसकी वजह से राधाचरण शुभ को असुर यानी दैत्य समझते थे। और दोस्तों राधाचरण वही हैं जिनकी मौत पहले एपिसोड में बोट से गिरने पर पानी में डूबकर हुई थी। खैर राधाचरण के इसी बर्ताव के कारण शुभ अपने पिता पर गुस्सा होता था और इसी गुस्से में वो एक कुत्ते को जलाकर मार डालता है। खैर सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां डीजे किलर के भेजे हुए अपने वाइफ की मर्डर वीडियो को देखकर किलर पर बने हुए एक टैटू को नोटिस करता है और इसी बीच केस को टेक ओवर करने निखिल भी यूएस से इंडिया आ जाता है। निखिल ये टैटू देखकर कहता है कि ये नागा ट्राइब का टैटू है और दूसरी तरफ नागालैंड पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसके पास वही मास्क मिलता है जो कि किलर ने संध्या की डेड बॉडी के पास छोड़ा था। डीजे निखिल को बताता है कि संध्या का अफेयर चल रहा था और वो डीजे से डिवोर्स चाहती थी। मीनवाइल नुसरत नागालैंड जाती है ताकि वो बॉडी को इंस्पेक्ट करके एविडेंस कलेक्ट कर सके। सीबीआई में एक और बंदा होता है जिसका नाम रसूल था और वो हैकिंग का काम करता था। रसूल लोलार्क को बताता है कि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि किलर के पास संध्या के किचन की चाबी थी और इतना ही नहीं संध्या के कार में एक हिडन जीपीएस भी मिला था।
एनीवेज, नागालैंड से मिले बॉडी को आइडेंटिफाई करने पे सीबीआई को पता चलता है कि इस आदमी का नाम लाल थनजारा था, जिसकी मौत किसी जहर से हुई थी। और ये वही है जिसने संध्या को मारा था, क्योंकि उसके बॉडी पर नागा ट्राइब का टैटू बना हुआ था। लाल की ऑटोप्सी के समय निखिल और नुसरत ये कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी ने लाल का प्लान्ड मर्डर किया था। निखिल और नुसरत की बातों के दौरान नुसरत निखिल को बताती है कि संध्या की ऑटोप्सी के दौरान उसे पता चला था कि संध्या ने रिसेंटली अबॉर्शन किया था। ये सुनकर निखिल डीजे पे शक करने लगता है और दूसरी तरफ रसूल को पता चलता है कि संध्या के कार में मिली जीपीएस और उसके फ़ोन का डायरेक्ट कनेक्शन डीजे के कंप्यूटर से है। जब सारे सबूत डीजे की तरफ इशारा करते हैं तो निखिल के कहने पर रसूल लाल की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है और उससे पता चलता है कि लाल कुछ दिन पहले दिल्ली आया था और निखिल का मानना था कि लाल दिल्ली डीजे से मिलने आया था। निखिल लाल के घर मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजता है, जिसमें डीजे के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इतना ही नहीं, लाल को आजमा था और उसके बॉडी के पास जो आजमा पंप मिला था उसमें बार्ब्यूट्रेट्स के सैंपल मिलते हैं। निखिल का मानना था कि ऐसे प्लान्ड मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपर्ट फोरेंसिक साइंस की ज़रूरत है और डीजे वॉज द बेस्ट इन हिज फील्ड। निखिल डीजे से बात करता है पर डीजे कहता है कि कोई उसे फंसा रहा है। फाइनली सीबीआई के हेड शशांक डिसाइड करते हैं कि डीजे को अरेस्ट किया जाएगा और हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई डीजे और पूरी सीबीआई टीम पर नज़र रख रहा है, जिसके पास ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं और इस बंदे के पास किलर का मास्क भी होता है। एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां शुभ के दादाजी नीलकंठ जोशी उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं और वहां डॉक्टर कहते हैं कि शुभ का आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है। शुभ डॉक्टर को कहता है कि वो बड़ा बनकर असुर बनना चाहता है और उसकी ऐसी बातों को सुनकर डॉक्टर शुभ के दादाजी से कहते हैं कि उन्हें राधाचरण से बात करके समझाना होगा कि वो शुभ से ऐसी बातें ना करें। डॉक्टर का कहना था कि शुभ के पास ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं और शायद उसे हाइपरलेक्सिया है। मीनवाइल शुभ हॉस्पिटल के एक रूम में जाता है जहां उसे एक स्केलेटन मिलता है और वो गुस्से में अपने पिता के बारे में सोचता है और उस स्केलेटन के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को तोड़ देता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां निखिल के फ़ोन पर 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जिसके लोकेशन ट्रेस करने पे पता चलता है कि ये कोलकाता के साल्ट लेक, दिल्ली के मार्केट और गुरुग्राम में सिकंदरापुर के हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने पर पुलिस को कोलकाता में एक आदमी की लाश मिलती है जिसकी मौत उसके कार में ही हुई थी। किलर ने कार के एग्जॉस्ट पाइप को टैंपर कर दिया था, जिससे कार में गैस भर गई थी और उसी गैस से उस आदमी की मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो आदमी एक बहुत ही अच्छा इंसान था और ये बात सीबीआई टीम को कंफ्यूज करती है कि किलर रैंडम लोकेशन पे रैंडम विक्टिम्स को क्यों टारगेट कर रहा है। एनीवेज, जेल में डीजे एक पेन और पेपर मांगता है पर उसे चॉक मिलता है और वो जेल में ही किलर को एनालाइज करने लगता है। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने के बाद पुलिस गुरुग्राम में एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचती है जो कि सालों से यूज नहीं किया गया था। सीबीआई टीम को भी दिल्ली मार्केट में एक कॉफिन मेकर का शॉप मिलता है पर उसमें कुछ नहीं होता और वहाँ एक 9 आवर्स का टाइमर लगा हुआ था। निखिल रियलाइज करता है कि इस बार किसी जिंदा आदमी को दफनाया गया है और सीबीआई टीम कॉफिन ओनर के डिटेल्स निकालने लगते हैं। इसी बीच निखिल फिर से लाल के घर से मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए टेस्ट करता है और वो नोटिस करता है कि नोट्स में डीजे के सिर्फ थंब के प्रिंट्स हैं पर इंडेक्स फिंगर के नहीं और निखिल को शक होने लगता है कि कोई जानबूझकर डीजे को फ्रेम कर रहा है। खैर, सीबीआई टीम को कॉफिन के ओनर का नाम और एड्रेस पता चलता है और ओनर की वाइफ बताती है कि जॉर्ज कभी कभी ऐसे ही चला जाता है और फिर वापस घर आ जाया करता है। निखिल जॉर्ज के फ़ोन नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है और उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की लास्ट लोकेशन ग्रेवयार्ड में थी। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं जहां उसे शक होता है कि शायद जॉर्ज वहां पर रखे एक कार में कैद है। कार को खोलने पर निखिल को जॉर्ज बेहोश और बंधा हुआ मिलता है और जब जॉर्ज को होश आता है तो वो कहता है कि उसने पिछली रात शैतान को देखा था जिसने एक मास्क पहना हुआ था। जॉर्ज का कहना था कि उस मास्क्ड आदमी ने जॉर्ज से उसकी फैमिली की सेफ्टी के बदले उसकी मदद मांगी थी, विच इज़ वाई जॉर्ज हेल्प्ड हिम। जॉर्ज ने उसके लिए एक 10 फीट का कॉफिन बनाया था जिसमें उस आदमी ने एक जिंदा आदमी को बेहोश करके बंद कर दिया था। अब निखिल समझ जाता है कि वो 9 आवर्स का टाइमर उस आदमी के लिए लगाया गया था जिसे किलर ने जिंदा बरी किया है, क्योंकि कॉफिन में ऑक्सीजन को खत्म होने में लगभग 9 घंटे ही लगेंगे।
जॉर्ज निखिल से यह भी कहता है कि उस मास्क्ड आदमी ने जॉर्ज को बेहोश कर दिया था और उसे कॉफिन के लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी निखिल को जेल से डीजे का फोन आता है जो निखिल को बताता है कि वो खतरे में है क्योंकि किलर जानबूझकर निखिल को कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है ताकि निखिल यूएस से इंडिया आ जाए क्योंकि द किलर वांटेड समथिंग फ्रॉम निखिल। निखिल डीजे की बातों को इग्नोर करता है और जॉर्ज को घर भेज देता है। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड में 10 फीट के कॉफिन को ढूंढने लगते हैं और निखिल को ग्रेवयार्ड में ड्रैग मार्क्स दिखते हैं। इस जगह को खोदने पर उन्हें एक कॉफिन मिलता है जिसे खोलने पर कुछ डिस्क्स कॉफिन से शूट होते हैं जो सभी को हिट करते हैं और इनसे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी उस कॉफिन से एक आदमी निकलता है जो कि ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और हम भी उसको पता चलता है कि शायद यही वो किलर है। अगले सीन में हम निखिल को देख पाते हैं और वो एक रूम में बेहोश पड़ा हुआ था। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत 11 साल पहले होती है जहां हम देखते हैं कि शुभ और राधाचरण ने जिसके लिए पूजा की थी वो और कोई नहीं बल्कि डीजे थे। जब पुलिस को वाराणसी में राधाचरण की बॉडी पानी से मिली तो डीजे ने बॉडी देखकर यह कहा था कि राधाचरण की मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। जब डीजे ने शुभ से बात करने की कोशिश की तो शुभ बहुत ही अजीब बिहेव करता है और वो कर्मा के बारे में बातें करने लगता है। खैर प्रेजेंट में हम व्यूअर्स देखते हैं कि निखिल लापता है और सीबीआई वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इसी बीच निखिल की वाइफ और बेटी भी इंडिया आ चुके हैं और वो निखिल के लिए वरीड है। दूसरी तरफ जब निखिल को होश आता है तो फोन पर उसकी बात किलर से होती है और उनकी बातों से निखिल को पता चलता है कि किलर निखिल को यूएस से फॉलो कर रहा था। निखिल को किलर ने एक रूम में बंद कर रखा था और किलर निखिल को रिया और नैना के नाम से थ्रेटन करता है। दरअसल किलर चाहता था कि निखिल उसकी मदद करे ताकि वो अभिलाषा चंद्र नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट को मार सके। निखिल हेल्पलेस फील करता है और वो अपने फोरेंसिक साइंस के नॉलेज से किलर को अभिलाषा को मारने में हेल्प करता है। निखिल के प्लान के अनुसार किलर को अभिलाषा के टाइटेनियम टूथ कैप को आयरन टूथ कैप से बदलना होगा क्योंकि अभिलाषा हर रोज अपने एक्सपेरिमेंट से पहले अपने मशीन्स खुद चेक करती है और आयरन टूथ कैप जब मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा तो वो बुलेट जैसे फंक्शन करेगा। निखिल किलर से ये भी कहता है कि अगर वो बॉडी को पानी में डालेगा तो एविडेंस डाइल्यूट हो जाएगा और किलर ऐसा ही करता है। लोलार को इस बार कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसे फॉलो करने पर सीबीआई टीम को पानी में अभिलाषा की लाश मिलती है, पर क्योंकि ये एक अंडर वाटर क्राइम सीन था तो नुसरत डीजे की मदद चाहती है क्योंकि उनके पास ऐसे केसेस का एक्सपीरियंस नहीं था। लोलार को नुसरत अनऑफिशियली डीजे को जेल से निकलवा कर वहाँ लाते हैं और डीजे कहता है कि ये मर्डर निखिल ने प्लान किया है और इस मर्डर के थ्रू निखिल उन तक एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा है। डीजे को ऐसा लगता है क्योंकि निखिल ने डीजे के साथ जो पहला केस सीबीआई ज्वाइन करने के बाद सॉल्व किया था वो असल में एक अंडर वाटर क्राइम सीन में हुआ था। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत 10 साल पहले वाराणसी में होती है जहां शुभ को अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है और जेल में शुभ अपने मिस्टिसिज्म का ज्ञान जेल के कुछ कैदियों को देता है। जेल में शुभ के कुछ फॉलोअर्स बनने लगते हैं और उनका एक रिलीजियस कल्ट बन जाता है जिसमें लोग ब्लड सैक्रिफाइसेस इत्यादि देने लगते हैं। प्रेजेंट में निखिल किलर से रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू सिगरेट्स मांगता है क्योंकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स शुरू होने लगे थे, पर किलर निखिल को कुछ पैरासीटामोल के टैबलेट्स देता है। किलर आकर निखिल से उस कमरे में मिलता भी है और निखिल उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डीजे जेल में केसर नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर था और केसर को हिंदू माइथोलॉजी की काफ़ी नॉलेज होती है। सीबीआई के चीफ शशांक ने अनऑफिशियली डीजे को केस पर वापस डाल दिया था और डीजे जेल में ही केस पर काम करने लगता है। डीजे के टीम में समर्थ नाम का एक यंग साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होता है जो विक्टिम्स के बीच लिंक ढूंढने के लिए उनके हॉरोस्कोप्स मैच करने के लिए सजेस्ट करता है। मीनवाइल रिया और नैना के लिए पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और लोलार केस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए यशवंत नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिससे उसे शुभ के बारे में पता चलता है। यशवंत लोलार को बताता है कि शुभ ने अपने पिता की हत्या की थी पर जेल में 2008 में एक फायर की वजह से उसकी और 3 कैदियों की मौत हो गई थी। जब लोलार्क डीजे को शुभ के बारे में बताता है तो डीजे के उस केस के बारे में याद आता है। दोस्तों जब 10 साल पहले शुभ को अरेस्ट किया गया था तो शुभ ने डीजे को टॉन्ट करते हुए एक तरह से थ्रेटन किया था और डीजे को शक होने लगता है कि शुभ जिंदा है और वही ये मर्डर्स कर रहा है।
दूसरी तरफ निखिल उस रूम में टीवी के थ्रू एनालॉग सिग्नल के ट्रांसमिशन की मदद से अपनी लोकेशन को जानने की कोशिश करता है और तभी किलर निखिल को अपना नेक्स्ट टारगेट की पिक्चर और डिटेल्स भेजता है, जो कि काफ़ी फेमस बंदा था। एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 6 की कहानी 1 साल पहले कोल्हापुर में शुरू होती है, जहां एक बूढ़ा पेंटर एक असुर काली की पेंटिंग बना रहा होता है और वो अपने पोते को माइथोलॉजी की कहानियां सुनाता है। जब उसका पोता सोने चला जाता है तब एक मास्क्ड आदमी आकर उस पेंटर की हत्या कर देता है और वो किलर किसी मैसेज की बातें करता है। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां किलर निखिल को आदित्य जलान नाम के एक अमीर बंदे को मारने की प्लानिंग करने का असाइनमेंट देता है। पर निखिल का कहना था कि आदित्य को मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। दूसरी तरफ डीजे इंडोनेशिया के एक टीचर से बात करता है, जो कि डीजे को उस मास्क के बारे में बताते हैं और हमें पता चलता है कि ये मास्क एक बैलेनीज मास्क है जो कि डेविल को सिंबलाइज करता है। नुसरत भी शुभ के पुराने फोटो पर एज प्रोग्रेशन अप्लाई करके उसके प्रेजेंट शक्ल को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और लोलार्क शुभ के पास्ट को इन्वेस्टिगेट करते हुए शुभ के दादाजी नीलकंठ जोशी के पास पहुंचता है। नीलकंठ जोशी लोलार्क को शुभ के स्केचबुक्स दिखाते हैं, जिसमें शुभ ने बचपन में शैतान, असुर इत्यादि के ड्राइंग्स बनाए थे। नीलकंठ जोशी लोलार्क को बताते हैं कि उनके बेटे राधाचरण को एक ऐसा बेटा चाहिए था जो देवों के नक्षत्र में पैदा हुआ हो और इसीलिए वो अपने अजन्मे बेटे की कुंडली बनाकर अपनी बीवी सविती के प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दुर्घटना की वजह से शुभ का जन्म तारीख से पहले हो गया और क्योंकि शुभ का जन्म असुरों के नक्षत्र में हुआ था तो राधाचरण शुभ को असुर मानते थे। शुभ के दादाजी लोलार्क को दिति, अदिति और ऋषि कश्यप की कहानी सुनाते हैं, जिससे प्रेरित होकर राधाचरण ने अपने बेटे के जन्म को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। इस मिथिकल कहानी के हिसाब से दिति और अदिति दोनों ऋषि कश्यप की बीवियां थी, पर अदिति के पुत्र देव बने तो दिति के संतान दैत्य, और ये सब भिन्न नक्षत्र में पैदा होने के कारण हुआ था। दूसरी तरफ डीजे केसर से बात करता है और केसर डीजे को बताता है कि सुर असुर एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ह्यूमन माइंड में गुड और इविल दोनों हैं और ये डिपेंड करता है कि वो अच्छे काम करके सुर बनना चाहता है या बुरे काम करके असुर। इसके अलावा केसर अब तक के सारे मर्डर्ड विक्टिम्स की हॉरोस्कोप देखकर ये बताता है कि सारे लोग धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे और सबकी कुंडलियों में ये लिखा गया था कि वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करेंगे। रसूल डीजे से कहता है कि नेशनल इन्फोमेट्रिक सेंटर के डेटाबेस में सारे लोगों के बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम इत्यादि स्टोर रहता है, जिसे यूज करके किलर धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को ही मार रहा है। और ये सुनकर डीजे निखिल की वाइफ नैना से इसे हैक करने के लिए बोलता है। नैना एनआईसी के डेटाबेस को हैक करने में सक्सेसफुल हो जाती है और रिकॉर्ड्स को देखकर डीजे इंट्यूटिवली कहता है कि अगला टारगेट आदित्य जलन होगा क्योंकि वो एक फेमस बंदा है और किलर को अगर अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो वो किसी फेमस आदमी को टारगेट करेगा। इसके अलावा आदित्य रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चर्चित था क्योंकि उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी थी और इससे ये पता चलता है कि आदित्य एक बहुत ही अच्छा इंसान था और किलर ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है। दूसरी तरफ निखिल को टीवी के एनालॉग सिग्नल की ट्रांसमिशन से अपनी लोकेशन पता चल गई थी और उसे मालूम पड़ चुका था कि वो दिल्ली में ही कहीं है। निखिल आदित्य को मारने में किलर की मदद भी करता है और एक प्लान बनाता है। मीनवाइल डीजे और सीबीआई टीम आदित्य को वार्न करने की कोशिश करते हैं पर आदित्य उनकी बातों को इग्नोर करता है। डीजे और उसकी टीम को किलर का फ़ोन आता है और वो डीजे से कहता है कि वो आदित्य को 12 बजे उसकी इंगेजमेंट पार्टी में मार डालेगा। डीजे आदित्य की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और रसूल को सिक्योरिटी टीम में डालता है। पार्टी में आदित्य को कुछ भी बिना टेस्टिंग के नहीं दिया जाता, पर निखिल को पता था कि सिक्योरिटी टाइट होगी, इसलिए उसने किलर को एक बॉम्ब के थ्रू डिवर्जन बनाने के लिए कहा था। ये बॉम्ब एक टॉय ट्रक में था जिसे सिक्योरिटी ट्रेस कर लेती है और उस टॉय ट्रक को फ्रीजर में डाल देती है टू कंटेन द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद सब रिलैक्स्ड हो जाते हैं और तभी अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट के वापस आने पर सब आदित्य को मरा हुआ पाते हैं, जिसकी सभी विक्टिम्स की तरह राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी। आदित्य की बॉडी को देखकर सब डर जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे जहर देकर मारा गया है। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत 10 साल पहले एक जेल में होती है जहां शुभ और निखिल की मुलाकात होती है और शुभ को निखिल काफी पसंद आने लगता है क्योंकि निखिल शुभ से काफी अच्छे और इज्जत से बात करता है। निखिल का शुभ के लिए कॉम्पैशन देखकर शुभ को अच्छा लगता है क्योंकि शुभ को बचपन से ही राधाचरण ने सिर्फ नफरत ही किया था।
खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां आदित्य की ऑटोप्सी से ये पता चलता है कि उसे अल्सर था और इसीलिए वाइन में मिला न्यूरोटॉक्सिन डायरेक्टली खून में मिलने के कारण आदित्य की तुरंत ही मौत हो गई। पर क्योंकि पार्टी में बाकी लोगों को अल्सर नहीं था और न्यूरोटॉक्सिन उनके खून में नहीं मिला था तो उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऑटोप्सी में 2 और केमिकल्स भी मिलते हैं और डीजे को लगता है कि ये 2 एक्स्ट्रा केमिकल्स निखिल ने उनके लिए मैसेज के तौर पे यूज किया है। दूसरी तरफ निखिल की किलर से जब बात होती है तो वो मिस्टिसिज्म से रिलेटेड बातें करता है और निखिल को शुभ के केस की याद आती है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद निखिल को ऐसा लगने लगता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि शुभ जोशी है। मीनवाइल केसर डीजे को किलर को समझने में मदद करता है और वो कहता है कि किलर खुद को किसी प्रकार का मिथिकल डीमन समझता है और वो ये सब मर्डर्स करके विष्णु को कल्कि के रूप में अवतरित होने के लिए मैसेज भेज रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो उस बूढ़े पेंटर को मारते वक्त किलर किसी मैसेज के बारे में बातें कर रहा था और असल में वो इन अच्छे लोगों को मारकर विष्णु को कल्कि के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर करना चाहता था। इतना ही नहीं, जब केसर शुभ का हॉरोस्कोप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शुभ की कुंडली कली नाम के एक असुर से मिलती है और ये सब जानकर डीजे और भी श्योर होने लगता है कि शुभ जिंदा है और वही किलर है। इसी बीच लोलार के एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाकर केसर के मोटिवेशनल पॉडकास्ट और उसके जेल के स्पीचेस के रिकॉर्डिंग्स को स्टडी करने के लिए देता है और उनसे ये पता चलता है कि ये एक्चुअली 2 इंसान हैं। यानी कि केसर के पॉडकास्ट वो खुद नहीं बल्कि कोई और रिकॉर्ड करता है और ये बात जानकर लोलार को केसर पे शक होने लगता है। मीनवाइल सीबीआई टीम को एनआईसी के हैक डेटाबेस से पता चलता है कि किलर ने अगले विक्टिम को चुन लिया है जिसका नाम राधिका और नीरज होता है। राधिका एक जर्नलिस्ट थी और नीरज एक लेफ्टिस्ट और उनके मर्डर से लोगों में और अफरा तफरी मच जाती, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इसी बीच किलर से रिक्वेस्ट करने के बाद निखिल किलर को नैना से फ़ोन पर बात करने के लिए अलाउ करता है जिसमें निखिल अजीब तरीके से बात करता है और नैना इसे रिकॉर्ड करके डीजे को सुनाती है। डीजे ये सुनकर कहता है कि निखिल उन्हें मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो ये था कि वो कहीं और नहीं बल्कि यहीं दिल्ली में है। डीजे को आदित्य के बॉडी से मिले वो 2 एलिमेंट्स याद आते हैं और वो उनके एटॉमिक वेट्स नोट करता है। जब इन नंबर्स को सर्च किया जाता है तो डीजे को पता चलता है कि ये एक जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं और सीबीआई की टीम इस एरिया में निखिल को ढूंढने के लिए जाते हैं। डीजे एनआईसी के डेटाबेस को बंद करने की परमिशन चाहता है ताकि वो किलर को नेक्स्ट विक्टिम्स ढूंढने से रोक सके, पर अथॉरिटीज इस बात को नहीं मानते। मीनवाइल लोलार्क डीजे को केसर के सीरीज के बारे में बताता है और अब डीजे को केसर पे शक होने लगता है। किलर एनआईसी के डेटाबेस को फिर से यूज करता है और ओमार सैयद नाम के एक मुस्लिम क्लर्क को टारगेट करता है और इस बात का नोटिफिकेशन नैना को आता है क्योंकि नैना ने डेटाबेस में एक ट्रैकर लगा दिया था। जब ये बात नैना डीजे को बताती है तो डीजे नैना से उसका नाम डेटाबेस में डालने के लिए कहता है क्योंकि डीजे को लगता है कि अगर किलर शुभ है तो वो डेटाबेस में डीजे का नाम देखकर उसे टारगेट ज़रूर करेगा। नैना न चाहते हुए भी डीजे का नाम डेटाबेस में ऐड कर देती है और किलर जब डेटाबेस को नेक्स्ट टाइम यूज़ करता है तो वो डीजे को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाता है। किलर डीजे की फोटो और उसके डिटेल्स निखिल को भेजता है ताकि निखिल डीजे का मर्डर प्लान कर सके। इसी दौरान सीबीआई और पुलिस डीजे के बताए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके एक एरिया में पहुंचते हैं जहां उन्हें कई खाली और पुरानी बिल्डिंग्स मिलती है। इनमें से एक बिल्डिंग में उन्हें काफ़ी कंप्यूटर और मशीन्स मिलते हैं और तभी वहां किलर आकर उन पुलिस वालों को शूट कर देता है। एपिसोड 7 की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब असुर वेब सीरीज की फाइनल एपिसोड की कहानी 10 साल पहले शुरू होती है जहां हम निखिल और डीजे को शुभ के केस के बारे में बहस करते देखते हैं। असल में शुभ एक जुवेनाइल था पर डीजे ने उसकी बर्थ सर्टिफिकेट फैब्रिकेट करके उसे 18 ईयर्स का साबित कर दिया था जिसकी वजह से शुभ को जेल भेजा गया, वरना वो जुवेनाइल होम जाता। और इस बात से निखिल परेशान था क्योंकि एक तो ऐसा करना गलत है और दूसरी बात ये कि जेल भेजने से शुभ के साइकी पर गलत असर पड़ता क्योंकि शुभ अभी भी काफ़ी छोटा था। पर डीजे का कहना था कि शुभ बहुत डेंजरस है और उसने अपने पिता को जहर दे के मार दिया है। ऐसे इंसान का सोसाइटी में रहना सेफ नहीं है। इसी बात से निखिल सीबीआई से रिजाइन करके यूएस चला गया था और वहां एफबीआई में प्रोफेसर के तौर पे नौकरी करने लगा था। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां नीरज, राधिका और ओमर मिसिंग थे और किलर ने उन्हें एक कंटेनर में बंद कर दिया है जिसमें उनके सर्वाइवल के लिए उतना ही ऑक्सीजन है जिससे वो 3 लोग 12 घंटे तक सर्वाइव कर पाएंगे।
दूसरी तरफ डीजे रसूल और लोलार को केसर के घर भेजता है और नैना को रिसर्च करने पे पता चलता है कि केसर का 2008 से पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। इसके अलावा केसर ने अपना फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था और इस बात से डीजे को लगने लगता है कि केसर ही शुभ है। मीनवाइल किलर निखिल को रिया के नाम से थ्रेटन करता है, जिसके बाद निखिल किलर को डीजे को मारने का प्लान बता देता है और किलर प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच निखिल खुद को हर्ट करता है और वो किलर से कहता है कि उसे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जिसके बाद किलर निखिल को एक ग्लास पानी ला कर देता है। निखिल पानी को फेंक देता है और वो किलर के द्वारा दिए गए पैरासीटामोल टैबलेट्स को क्रश करके एक पाउडर बनाता है। इस पाउडर को निखिल ग्लास के ऊपर ब्लो करके एक प्लास्टिक शीट की मदद से ग्लास पर से किलर की फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है और इसकी मदद से निखिल उस कमरे के लॉक को खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आकर निखिल देखता है कि वहाँ ढेर सारे मशीन्स और कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं और किलर का कोई अता पता नहीं, जो कि डीजे को मारने के लिए जेल जा चुका था। मीनवाइल लोलार्क रसूल के हाथ पे एक बर्न मार्क देखता है और लोलार्क को रसूल पे शक होने लगता है। दूसरी तरफ किलर जेल जा पहुंचता है, जहां वो दूसरे कैदियों के साथ बॉल से खेलने लगता है और जब बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी आकर उस बॉल को एक्सचेंज कर देता है। इस नए बॉल के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान होता है, जिसकी मदद से किलर बॉम्ब बनाकर जेल में डाइवर्जन क्रिएट करना चाहता था और किलर इसी तैयारी में लग जाता है। नैना केसर को एक फिटबिट के थ्रू ट्रैक कर लेती है और उस लोकेशन पे लोलार्क और रसूल पहुंचते हैं, जहां उन्हें केसर एक कार के अंदर मिलता है। सीबीआई टीम केसर को अरेस्ट करती है और तभी लोलार्क को एक कॉल आता है जिसमें उसे एक लीड मिलती है और रसूल लोलार्क के साथ जाना चाहता है। इसी बीच कंटेनर में कैद राधिका, नीरज और ओमर लड़ने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर में अचानक से गिर जाता है और टाइमर भी तेजी से चलने लगता है। खैर, कार में लोलार्क रसूल से कुछ सवाल जवाब करता है और रसूल के पास्ट के बारे में पूछता है। लोलार्क रसूल से उसके एक फ्रेंड से बात कराने के लिए भी कहता है, पर उसे रसूल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों, अगर आपको याद हो तो लोलार्क को पता चला था कि 2008 में जेल में आग लगने के कारण रिकॉर्ड्स में ये लिखा था कि शुभ और 3 कैदी जलकर मारे गए थे। तो जब लोलार्क रसूल के हाथ में बर्न मार्क देखता है तो उसे लगने लगता है कि रसूल ही शुभ है, पर जब कुछ प्रूफ नहीं मिलता तो वो रसूल से माफी मांगता है। रसूल बहुत ही कोडली बिहेव करता है और वो कहता है कि जो लीड लोलार्क को मिला था वो इस रास्ते में है और ये बात सुनकर लोलार्क शॉक हो जाता है क्योंकि रसूल को लीड के बारे में नहीं पता था। मीनवाइल किलर जेल में बॉम्ब प्लांट कर देता है और बॉम्ब के एक्सप्लोजन से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच निखिल जेल अथॉरिटीज को फोन करके वार्न करता है, पर सभी वहां पे पैनिक स्टेट में थे क्योंकि वहां अभी जस्ट एक एक्सप्लोजन हुई थी। किलर पुलिस वालों को मार देता है और डीजे के पास आ पहुंचता है, पर डीजे किलर को टैकल करने में सक्सेसफुल होता है और वो उसे एक चेयर पर बांध देता है। किलर और डीजे के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि शुभ अकेला नहीं है बल्कि उसके कई साथी हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो शुभ ने जेल में एक रिलीजियस कल्ट बना लिया था और मेरा मानना है कि ये किलर शुभ का एक स्टूडेंट है। डीजे इस किलर को इंजर कर देता है और तभी डीजे को सीबीआई चीफ का मैसेज आता है कि सीबीआई टीम ने केसर को पकड़ लिया है। डीजे केसर को ट्रुथ सीरम देकर उससे क्वेश्चनिंग करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसूल और लोलार्क निखिल को कैद किए जाने वाली जगह पर पहुंचते हैं। तभी लोलार्क की नज़र रसूल के बैग से गिरे एक नोटबुक पर पड़ती है जिसमें लोलार्क को वैसे ही स्केचेस मिलते हैं जैसे कि शुभ के स्केचबुक से मिले थे। रसूल लोलार्क पर प्रहार करता है और उसे एक चेयर में बांध देता है। रसूल लोलार्क को बताता है कि बचपन में एक टीचर ने उसे फेल कर दिया था, जिसकी वजह से रसूल ने उसकी जान ले ली थी और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान रसूल लोलार्क को बताता है कि उसने उसे पॉइजन दे दिया है। मीनवाइल निखिल एक न्यूज़ चैनल पर राधिका, नीरज और उमार को कंटेनर में सफोकेट करते देखता है और निखिल नुसरत को फ़ोन करता है। तभी केसर डीजे को टॉन्ट करता है और डीजे रिवील करता है कि कैसे उसने शुभ के एज को फैब्रिकेट करके उसे जेल में डाला था और ये सब कुछ रसूल और लोलार्क कंप्यूटर्स के थ्रू देखते हैं। केसर डीजे से कहता है कि अगर वो 3 पॉइजन पिल्स खा लेगा तो हर एक पिल के बदले केसर डीजे को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा जिससे सीबीआई राधिका, ओमर और नीरज तक पहुंच पाएंगे। डीजे केसर की बात मान लेता है और एक पिल खा लेता है जिससे केसर एक फैक्ट्री का नाम बताता है। डीजे निखिल को फोन करके इस फैक्ट्री का नाम बताता है और निखिल उस लोकेशन पर जाता है। डीजे रसूल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर रसूल का फोन स्विच्ड ऑफ आता है। डीजे की हालत खराब होने लगती है पर वो सेकंड पिल ले लेता है और केसर डीजे को कंटेनर की लोकेशन बताता है जो कि फैक्ट्री के सी विंग में था। डीजे जैसे तैसे निखिल को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देता है और निखिल कंटेनर तक पहुंच जाता है।
तभी कंटेनर के अंदर राधिका, ओमर और नीरज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और नीरज राधिका को मारना चाहता है ताकि उसके मरने से उन्हें कुछ देर के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाए। कंटेनर के बाहर निखिल लॉक को खोलने की कोशिश करता है और तभी सीबीआई की एक टीम और नैना वहां आ पहुंचते हैं। नैना लॉक को डिकोड करने की कोशिश करती है और ये सब रसूल और लोलार कंप्यूटर्स के थ्रू देख पाते हैं। रसूल नैना को लॉक को डिकोड करने की कोशिश करते देख डर जाता है और वो नैना को फ़ोन लगाता है। रसूल वॉइस मॉडिफायर की मदद से बात करता है जिसकी वजह से उसकी असली आवाज़ सुनाई नहीं देती और रसूल निखिल से बात करना चाहता है। रसूल निखिल से कहता है कि वो नैना को लॉक पर काम करना बंद करने को कहे और निखिल नैना को रोक लेता है। इसके बाद रसूल निखिल को बताता है कि आइदर वो राधिका, नीरज और ओमार को बचा सकता है या फिर रिया को। रसूल यहाँ सुर असुर की बात करता है और निखिल रिया को सैक्रिफाइस कर देता है। दूसरी तरफ केसर भी डीजे से सुर असुर की बात कहता है, पर डीजे थर्ड पिल लेकर खुद को सैक्रिफाइस करने को राजी हो जाता है। डीजे और निखिल केसर और रसूल की बात को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं और वो ये साबित करते हैं कि वो असुर नहीं है। रसूल कंटेनर का दरवाज़ा एक प्रोग्राम के थ्रू खोल देता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। लोलार रसूल को टॉन्ट करता है और वो कहता है कि शुभ हार गया और रसूल उसे गुस्से में शूट कर देता है। दूसरी तरफ डीजे के लिए डॉक्टर्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि रिया की बेबी सीटर उसे खाने में जहर डाल देती है जिससे रिया की मौत हो जाती है। मीनवाइल कंटेनर से बाहर निकलकर राधिका नीरज को पुलिस की गन से शूट कर देती है और नैना एंड निखिल को उनके घर पर रिया की डेड बॉडी मिलती है। केसर सीबीआई के कस्टडी में रहता है और सीबीआई को लगता है कि केसर ही शुभ है। इसके अलावा डीजे को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नैना निखिल को छोड़कर चली जाती है। 2 वीक्स बाद डीजे निखिल से मिलता है और निखिल डीजे को उसकी बेटी और बाकी सब के लिए ब्लेम करता है क्योंकि अगर डीजे ने शुभ के साथ गलत नहीं किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। रसूल आकर निखिल को ले जाता है और जब रसूल पलटकर डीजे की तरफ देखता है तो दोनों एक इंटेंस आई लॉक शेयर करते हैं। तो पहले एपिसोड की कहानी हिकिजुरी परिवार के बारे में है। परिवार में 5 भाई बहन हैं जिनमें सबसे बड़ा काजुया है, उससे छोटे हैं किनाको, शिगुरो, नारुमी, हितोशी और मिसाको। एपिसोड की शुरुआत में ये भाई बहनें किसी जलते हुए शरीर को देख रहे होते हैं। इनकी आंखों में कोई भावना नजर नहीं आ रही है और इनका बर्ताव बहुत क्रीपी लग रहा होता है। अगले सीन में काजुया काम पे चला जाता है जिसके लिए उसे सुबह सुबह निकलना होता है और वो देर शाम को लौटता है। काजुया के छोटे भाई बहन उसकी काफी इज्जत करते हैं क्योंकि वो उनके लिए मेहनत करता है। लेकिन अगले ही सीन में हम काजुया को एक पार्क में लेटे देखते हैं और वो कहता है कि हिकिजुकी परिवार के पास काफी पुश्तैनी जायदाद है, इसलिए उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बस अपने अजीब भाई बहनों से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाता है। तभी पार्क के दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ लेक की तस्वीरें खींच रही है। पूछने पे ये लड़की अपना नाम सचियो बताती है जो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे भूत प्रेतों की तस्वीर खींचना काफी पसंद है। सचियो बताती है कि इस पॉन्ड में कई बच्चे डूब के मारे गए थे, इसलिए वो यहाँ की तस्वीर खींच रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कई सारी आत्माएं होंगी। काजुयो सचियो को अपने घर पे इनवाइट करता है क्योंकि हिकिजुकी परिवार का बंगला काफी पुराना था एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ कई आत्माएं उसे दिख सकती थी। सचियो उसकी बात मान लेती है और उस शाम काजुयो सचियो को अपने घर लाता है। काजुयो सचियो को घर का कब्रिस्तान दिखाने लगता है जहाँ उनके परिवार के लोग को दफनाया गया था। सचियो यहाँ कई तस्वीरें खींचती है कि तभी काजुयो के भाई बहन यहाँ आ जाते हैं। काजुयो इनका इंट्रोडक्शन करवाता है लेकिन शिगुरो यहाँ काफी क्रीपीली बिहेव करने लगता है और एक टूम्ब के तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये नारुमी के बॉयफ्रेंड का ग्रेव है। सचियो हितोशी की तस्वीर खींचती है और फिर बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद घर पे हम हिकिजुरी सिबलिंग्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ सबसे छोटी बहन मिसाको जो कि सिर्फ 8 साल की थी, वो बहुत टैंट्रम्स दिखा रही थी क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी और सभी बड़े भाई बहन हितोशी को उसे शांत करने का काम दे देते हैं। लेकिन मिसाको इतनी वॉयलेंट है कि वो अपने नाखून से हितोशी का चेहरा नोच लेती है। वहीं नारुमी को इन लोगों के झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अंदर चली जाती है। सबके जाने के बाद काजुया किनाको से कहता है कि वो एक सियोन्स करने का फैसला किया है जिससे कि मिसाको को उनके माता पिता की आत्मा से मिलवाया जा सके और सचियो को भी फिर से घर पे इनवाइट किया जा सके। दूसरी तरफ सचियो अपने घर पे हिकिजुरी घर में खींची तस्वीरें डेवलप करती है जहां वो नोटिस करती है कि हितोशी के पीछे कई आत्माएं मौजूद हैं। इसी पल यहाँ किनाको आती है जो सचियो को सियोन्से के लिए इनवाइट करती है।
ऐसे में सचियो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हिकीजुरी मैंसन पहुंचती है, जहां सभी भाई बहन सियोन्स की तैयारी किए बैठे हैं। लेकिन मिसाको फिर रोने लगती है और एक बार फिर से हितोशी पे अटैक कर देती है। इससे हितोशी बहुत अपसेट हो जाता है और अपने पिता के टूम के पास जाकर रोने लगता है। इधर काजुया सियोन शुरू करता है और अपने माँ बाप के स्पिरिट को इनवाइट करता है। अचानक शिगोरू उठ खड़ा होता है और एक तरह का सब्सटेंस वोमिट करता है, जो कि सचियो और उसके बॉयफ्रेंड को इंडोप्लाज्म लगता है, जो कि किसी पोजीशन के द्वारा एक इंसान रिलीज कर सकता है। शिगोरू की आवाज भारी हो जाती है और वो अपने पिता की आवाज में अपने भाई बहनों से बात करता है। वो काजुया को काफी भला बुरा सुनाता है और कहता है कि उसने अपने भाई बहन का ख्याल ठीक से नहीं रखा, इसीलिए आज से बड़े भाई की जिम्मेदारी शिगोरू उठाएगा। काजुया डर कर भाग जाता है और कुछ ही देर बाद शिगोरू भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि हितोशी की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। वहीं काजुया अपने पिता के टूम्बस्टोन को गुस्से में तोड़ देता है। तो अगले सीन में हम शिगोरू को अपने भाई बहनों पे रौब झाड़ते देखते हैं और वो उन सब को अपनी सेवा करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो घर का हेड है। डरते हुए काजुया एंटर करता है और शिगोरू से कहता है कि वो दोबारा सियोन्स करवाएगा ताकि इस बार माँ की आत्मा से बात की जा सके। इससे मिसाको बहुत खुश नजर आती है और शिगोरू फिर से सचियो को बुलाने कहता है। उधर सचियो का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसने पिछली रात का सियोन्स वाले इंडोप्लाज्म को टेस्ट किया था और वो बस राइस फ्लोर था। जी हाँ, विच मीन्स कि हिकीजुरी फैमिली का सियोन्स एक नाटक था। इसी दौरान काजुया यहाँ आ जाता है और सचियो को फिर से सियोन्स के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सचियो बहुत भड़क जाती है और काजुया को निकाल देती है। उधर घर पे शिगोरू लगातार हितोशी को बुली किए जा रहा था और मिसाको भी चिल्ला रही थी। तभी यहाँ काजुया आता है और शिगोरू के साथ कल रात के नाटक के लिए लड़ने लगता है। शिगोरू उसे फादर का नाम लेकर डराने लगता है, लेकिन काजुया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझ चुका था कि शिगोरू नाटक कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से हितोशी उठ खड़ा होता है और उसके अंदर से उसके पिता की आत्मा निकलती है, जो बहुत गुस्से में लग रही थी। ये एंटिटी सारे भाई बहनों को डराते हुए घर से बाहर निकलती है और अपने टूम्बस्टोन के अंदर समा जाती है। हितोशी को भी होश आ जाता है और अब उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सभी सिबलिंग्स उससे डरे हुए लग रहे थे। तो ये थी स्ट्रेंज हिकीजुरी सिबलिंग्स की कहानी, जहां हम देखते हैं कि एक परिवार को जो गार्डियन फिगर के नाम मौजूदगी में बहुत अजीब हो गया है। सभी बड़े भाई बहन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहीं छोटे भाई बहन हितोशी और मिसाको ट्रॉमेटाइज थे। हितोशी हमेशा से अपने बड़े भाई बहन के बुलिंग का शिकार रहा, इसी वजह से उसके अंदर एक डार्क एनर्जी भर गई थी। शायद यही वजह है कि सचियो को उसके पीछे आत्माएं नजर आई थी और इसीलिए अंत में उनके पिता की आत्मा भी उसी के अंदर प्रवेश की। ये कहानी एक्चुअल मांगा का एक ही हिस्सा है, जहां हम इंट्रोडक्टरी सीन में एक प्रीक्वल का अंत देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ नारुमी अपने भाई बहन से तंग आकर भाग गई थी जब उसे उसका हाई स्कूल सीनियर कोटानी संभालता है। कोटानी नारुमी को वापस घर जाने कहता है, लेकिन नारुमी नहीं जाना चाहती। इधर उसके भाई बहन शिगोरो को उसे लड़ने भेजते हैं और कोटानी को प्रैंक करने का फैसला करते हैं। कोटानी को नारुमी के फेक घोस्ट दिखाया जाता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इन सब प्रैंक में नारुमी भी शामिल थी और अंत में ये लोग मिलकर कोटानी की बॉडी का फ्यूनरल करते हैं और उस मैनिक्विन को भी जला देते हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने प्रैंक में किया था। इसी सीन पे एनिमे की कहानी शुरू होती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था। तो यही थी पहले एपिसोड की कहानी और इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं सेकंड एपिसोड पे। और हाँ, यहाँ ध्यान रहे ऐसी ही छोटी छोटी लिंक्स आपको हर एक एपिसोड में मिलेगी, जो कि जब आप 12वें एपिसोड की कहानी जाएंगे तो एक बड़ा सा कहानी बनेगा। मैं बेसिकली ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 3 ही एपिसोड्स कवर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते हैं, यानी कि 20K लाइक्स, तो आगे हम बाकी के 9 एपिसोड्स को भी जरूर लेकर आएंगे। एनीवे, सेकंड एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक बच्चे को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जहां वो लोग एक टनल के सामने खड़े थे। अचानक ये औरत टनल के अंदर जाने लगती है, जहां एक ट्रेन एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये ट्रेन अपने आप ही गायब हो जाती है, मानो कहीं हवा से आ गई हो। तो इस घटना को कुछ समय बीत जाता है और अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है। इसका नाम गोरू है और वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वही टनल एक्सप्लोर करने जा रहा है। टनल के अंदर एक दोस्त उन्हें बताता है कि टनल के बीचों बीच कोई अजीब चीज है जो उन्हें जरूर देखनी चाहिए। लेकिन बीच में इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और इन्हें एक इंसान यहाँ खड़ा दिखता है। सभी लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन गोरू देखता है कि ये उसकी छोटी बहन मरी है, जो अपने आप यहाँ आ गई थी। मरी रोने लगती है और उसे नहीं मालूम कि वो यहाँ क्यों और कैसे आ गई। तो ऐसे में गोरू उसे वापस घर ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये टनल अक्सर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। गोरू के पिता उसे अपनी बहन का ख्याल रखने कहते हैं, क्योंकि मरी की तबीयत खराब हो गई थी। वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन मरी स्कूल नहीं जाएगी और घर पे ही आराम करेगी। तो नेक्स्ट डे जब गोरू स्कूल से वापस घर आता है, तब उसके पिता बताते हैं कि मरी फिर से गायब हो गई है। जी हाँ, वो गोरू को घर पे रहने कहकर खुद मरी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोरू काफी देर तक अपने पिता के लौटने का इंतजार करता है। बाहर मौसम भी खराब होने लगा था और अब तक उनका कोई अता पता नहीं था।
गोरू वापस टनल की तरफ निकल जाता है जहां उसे अपने पिता और मरी दोनों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अंदर गोरू को अपने पिता का फ्लैशलाइट भी दिखाई देता है और गोरू उन्हें पुकारते हुए अंदर दाखिल होता है। उसके ऊपर कहीं से खून भी गिरता है लेकिन गोरू को पता नहीं चलता। अब टनल के बीचों बीच गोरू को एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर एक लैब जैसा सेटअप किया हुआ था। यहाँ 2 साइंटिस्ट भी थे और मरी इन्हीं के साथ थी। गोरू इन साइंटिस्ट से अपने पिता के बारे में पूछता है और ये बताते हैं कि उन्होंने किसी और आदमी को यहाँ नहीं देखा और उन्हें सिर्फ मरी मिली थी। लेकिन गोरू उन्हें अपने पिता की फ्लैशलाइट दिखाता है और उसके इंसिस्ट करने पर डॉक्टर कोयामा गोरू को बाकी के टनल में ढूंढने ले चलती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। यहाँ डॉक्टर गोरू को बताती है कि ये लैबोरेटरी कॉस्मिक रेज और क्रीचर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, क्योंकि इस एरिया में अक्सर कई कॉस्मिक रेज गिरती रहती हैं। गोरू अपनी बहन को लेकर घर वापस आ जाता है इस उम्मीद में कि शायद उसके पिता खुद ही वापस लौट आएंगे। नाउ अगले दिन मरी फिर से टनल में जाती है और डॉक्टर कोयामा गोरू को फोन करती है। गोरू अपनी बहन को ले जाने जाता है जहां वो देखता है कि लैब के तीनों डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं। डॉक्टर इशिकुरा कोयामा और प्रोफेसर को एक तस्वीर दिखाते हैं जहां हम कुछ कॉस्मिक एंटिटीज को देख पाते हैं। वो लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने इस टनल में रिसर्च शुरू किया है तब से उन्हें बहुत अजीब भी महसूस होता है, मानो उनके अंदर जान ही ना हो। खैर सीन कट होता है जहां हम सभी लोगों को टनल में देखते हैं और कॉस्मिक एंटिटीज उन पे अटैक कर देते हैं और एक एक करके डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स इवन मरी टनल के अंदर खींच लिए जाते हैं। कोयामा और गोरू अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें भी मरे हुए लोगों का कॉस्मिक शरीर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये खून से लथपथ हालत में थे और मरी अब भी अपने भाई को पुकार रही थी। गोरू भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शक्ति भी कम पड़ने लगती है, वो नहीं भाग पाता और ये एंटिटीज उसे भी खींच लेती है। अंत में हम समझ जाते हैं कि गोरू के पिता के साथ भी इस टनल में यही हुआ होगा। अब एनीमे में मांगा के पहले की कहानी को स्किप कर दिया गया है जहां हमें बताया जाता है कि ये टनल डीमन हिल पे लोकेटेड है। गोरू कई सालों के लिए यहाँ से दूर रहा था लेकिन ये टनल उसे वापस पुकारता है। गोरू डिस्क्राइब करता है कि ये टनल एक शैतान की तरह है जो कि उसे निगलना चाहता था। मांगा के अंत में गोरू की जान भी बच जाती है और वो अपनी आंट के साथ रहने टोक्यो चला जाता है। लेकिन कई सालों बाद गोरू की तबीयत वैसे ही खराब होने लगती है जैसे टनल में लोगों की होती है और उसकी भी जान चली जाती है। कहानी इस बात को सिग्निफाई करती है कि हम अपने बीते हुए कल से कभी भाग नहीं सकते, कभी ना कभी उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से इसे मेंटल हेल्थ के डिक्लाइन होने के मेटाफर से भी कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि गोरू की माँ गोरू के बचपन में ही खुद को मार ली थी, बाद में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो यही थी इस एपिसोड की पहली कहानी, लेकिन अब इस एपिसोड का दूसरा पार्ट शुरू होता है जो कहानी है आइसक्रीम मैन का। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से आइसक्रीम ट्रक को देखते हैं जहां एक आदमी कई बच्चों को लुभा रहा है अपने आइसक्रीम से। सब बच्चे लाइन में खड़े होकर आइसक्रीम लेते हैं और फिर इस ट्रक में सवार हो जाते हैं। सोनोहारा नाम का एक आदमी अपने बेटे तोरोकी के साथ इस पड़ोस में नया नया आया है। तोरोकी के जिद करने के बावजूद वो उसे आइसक्रीम नहीं दिलाता क्योंकि ये डिनर का वक्त है। सोनोहारा बाकी के पेरेंट्स से बच्चों के आइसक्रीम ट्रक में सवार होने वाली बात पूछता है, जिसपे ये लोग बताते हैं कि ये आइसक्रीम वाला हर सैटरडे को इन बच्चों को अपने साथ और जगह घुमाने ले जाता है और फिर शाम को सभी को वापस यहाँ छोड़ जाता है। बच्चे काफी खुश होते हैं, इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन है। घर पे तोरोकी अपने पिता से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे भी आइसक्रीम खानी थी। अगले सैटरडे को सोनोहारा खुद तोरोकी को आइसक्रीम दिलवाने ले जाता है और उसे बाकी बच्चों के साथ ट्रक की सवारी करने भी भेजता है। आते हुए तोरोकी को काफी देर हो जाती है, जिससे सोनोहारा थोड़ा परेशान दिखता है। तोरोकी बताता है कि ट्रक के अंदर एक आइसक्रीम का बड़ा सा ढेर था और सभी बच्चे मिलकर उसे खा रहे थे। ये बात भी सोनोहारा को बहुत अजीब लगती है और वो इस आइसक्रीम मैन पे नजर रखने की सोचता है। हम देखते हैं कि तोरोकी ने ट्रक पे काफी सारे दोस्त बना लिए हैं, जिससे सोनोहारा रिलीव्ड महसूस करता है क्योंकि वो लोग इस शहर में नए थे। तो अगले सैटरडे को सोनोहारा फिर से तोरोकी को छोड़ने आता है, लेकिन इस बार वो इस आइसक्रीम वाले से खुद भी ट्रक पे जाने की बात करता है। इस पे आदमी मना कर देता है, सेइंग कि ये ट्रक सिर्फ बच्चों की सवारी के लिए है। उसी पल सोनोहारा ट्रक के अंदर झांकता है और देखता है कि ट्रक फ्लोर पे सचमुच आइसक्रीम पड़ा हुआ है, जिसपे सारे बच्चे लूझे हुए दिखते हैं। अब ऑब्वियसली इस दृश्य को देखकर सोनोहारा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। अब उस दिन जब सोनोहारा बाहर से घर आता है तो उसे पता चलता है कि सारे घर में आइसक्रीम के पडल्स पड़े हुए हैं। वो कई बच्चों के चप्पल बाहर देखता है और दौड़कर अंदर आता है। यहाँ का नजारा सोनोहारा को शॉक में डाल देता है। वो देखता है कि आइसक्रीम का ढेर लगा हुआ है जहाँ कई सारे बच्चे पिघल कर खत्म हो गए हैं। जी हाँ, बस तोरोकी ही बचा है जो अब भी वो आइसक्रीम खाए जा रहा था। सोनोहारा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तोरोकी भी पिघल जाता है और सोनोहारा बस देखता रह जाता है। यहीं पे दूसरे एपिसोड की दूसरी कहानी खत्म।
इस कहानी में एक तरह से इस बात पे एम्फेसिस डाला गया है कि बचपन में हमें जो करने से मना किया जाता है वो कुछ सोच समझ के ही किया जाता है। कभी कभी स्ट्रेंजर से चॉकलेट ना लेने वाली बात को सीरियसली लेना चाहिए। देखो इस कहानी में बच्चे ही चॉकलेट बन गए, आई मीन आइसक्रीम बन गए। वहीं इस शहर के लोग अपने बच्चों को खुलेआम इस आइसक्रीम वाले के साथ जाने देते थे क्योंकि वो दिखने में शरीफ और अच्छा लगता था। ये एक लेसन है जो हमें समझाता है कि कोई भी जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इसी लेसन के साथ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एपिसोड। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम मिलते हैं कज़ुको से, जो अपने कमरे में डर के एक कोने में बैठी है। बाहर से उसे एक आवाज आती है जो कि कहती है कि अगर वो बाहर नहीं निकली तो भूख से मर जाएगी। अब यहाँ से कहानी 1 महीने पहले पर आता है, जहां हम पावर लाइन से एक लड़की की लाश को लटकते हुए देखते हैं। ये लड़की जापान की मशहूर पॉप स्टार तेरुमी थी जो कि किसी वजह से खुद को मार ली थी। कज़ुको और कुछ और लड़कियां तेरुमी की सहेलियां थी और उसकी मौत से पूरा शहर सदमे में है क्योंकि उसके कई फैंस थे। स्कूल के कई बच्चे उसके बॉयफ्रेंड पे इल्जाम लगाते हैं लेकिन कज़ुको उसे बचा लेती है। कोई समझ नहीं पाता कि तेरुमी ने यह कदम क्यों उठाया होगा। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और अब न्यूज में यह खबर आने लग गई है कि कई टीनेजर्स को तेरुमी के सर जैसा एक बड़ा बैलून उड़ता हुआ दिखाई दिया और सभी को लगने लगा है कि यह उसकी आत्मा है। कज़ुको को इस खबर पे यकीन नहीं होता, लेकिन एक रात उसे तेरुमी का बॉयफ्रेंड फोन करता है और बताता है कि उसने भी तेरुमी के सर को आसमान में देखा है जो धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ रहा है। वो कज़ुको को भी इसे देखने के लिए बुलाता है। कज़ुको वहां पहुंचती है और सचमुच ही तेरुमी के सर को आसमान में देखती है। वो उसका पीछा करती है और पाती है कि तेरुमी का बॉयफ्रेंड इस सर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक कहीं से इस लड़के के सर का बलून आता है जिसमें एक फांसी का फंदा लगा हुआ था। ये फंदा तेरुमी के बॉयफ्रेंड को फांस कर मार देता है। इस हादसे से कज़ुको बहुत डर जाती है और अगले दिन अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बताती है। वो सब अभी बात कर ही रहे थे कि कहीं से इन सब के सर के ऊपर एक बलून आता है और इन्हें एक एक करके मारने लगता है। एक आदमी इस बलून पे बो से वार कर देता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही इस लड़की की जान चली जाती है। अब इन घटनाओं की वजह से कज़ुको और उसकी फैमिली घर पे बंद हो गए थे। न्यूज से पता चलता है कि पूरे देश में यह आपदा फैल गई है जहां ऐसे ही ह्यूमन हेड जैसे बलून्स लोगों को मार रहे हैं। सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन कज़ुको के पिता और उसका भाई बाहर निकलते हैं और इनका भी वही अंत होता है। कज़ुको की मां डिप्रेशन में आकर खुद ही मौत को गले लगा लेती हैं, जबकि कज़ुको अकेली रह जाती है। नाउ कहानी प्रेजेंट में आती है जब कज़ुको का बलून उसे भी बाहर आने को कहता है। कज़ुको नहीं मानती, लेकिन तभी उसे उसके भाई की आवाज आती है। कज़ुको को लगता है कि किसी तरह उसका भाई बच गया है और वो खिड़की खोलती है। उसके ऐसा करते ही कहीं से एक बलून आता है और कज़ुको को भी मार डालता है। यहीं पे कहानी खत्म। तो ये थी हैंगिंग बलून की कहानी, जो डेफिनेटली टीन सुसाइड पे बेस्ड है। जब किसी एक जाने माने फिगर की मौत हो जाती है तब उसका असर सभी नौजवानों पे पड़ सकता है। ये एक तरह से मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का प्रतीक है। अब देखा है तो इस कहानी में बलून्स लोगों को मारने के लिए उकसाते हैं, वैसे ही इंसान बुरे मेंटल कंडीशंस में महसूस करते हैं। ग्रीफ को हैंडल कर पाना आसान नहीं है, ये भी इस कहानी में हम कज़ुको और उसके दोस्तों के माध्यम से देख पाते हैं।